रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है लोकसभा में, आप सब जानते हैं। और उस बिल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उन्होंने इस पूरे कानून को बताया है। आपको बता दें कि इस अधिनियम के पास होने के बाद, इस बिल के पास होने के बाद अब विमेन रिजर्वेशन लागू होगा। लेकिन अब नहीं होगा, कब होगा इसकी भी जानकारी सही से प्राप्त नहीं है। असल में इस पूरे कानून को अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कानून अभी लागू होने वाला नहीं है, बस ये पास हो गया है। इसके लागू होने में अभी काफ़ी वक्त है। पहला तो ये कि डिलिमिटेशन होना है एरिया का। अभी जो हमारे पास जो सांसदों की गणना है, गिनती है, और जो एक सीट बना हुआ है उसको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, और ये 2026 के बाद ही पॉसिबल है। इतना ही नहीं, उसके बावजूद एक और चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। सेंसस नहीं हुआ है, और सेंसस नहीं होने की वजह से भी ये जो है अभी के अभी लागू नहीं हो सकता है। मतलब ये कि 2024 में इस पूरे बिल का कोई फ़ायदा महिलाओं को नहीं मिलने जा रहा है। इससे किसी भी तरह का रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात करेंगे इस पूरे वीमेन रिजर्वेशन के बिल के पास होने के पीछे कितना समय लगा, और कब से इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया, और क्या वजह है कि लगभग 3 दशक तक ये बिल जो है लटका हुआ रहा, और आज तक जो है कल तक ये बिल पास नहीं हो पाया था, और कल जा करके ही ये बिल पास हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन लोगों ने इस पूरे बिल को पास करने में वोट किया है। तो लगभग टोटल 456 वोट हुए थे, जिसमें से 454 लोगों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया है। मतलब आप समझ सकते हैं, भारत के जितने भी दल हैं उन तमाम दलों ने लगभग इन्हें जो है समर्थन दिया है, नरेंद्र मोदी के इस बिल को समर्थन दिया। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन नहीं दिया है। वो 2 लोग, एक दल है जिसका नाम AIMIM है। आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद और उनकी पार्टी के जो इम्तियाज जलील हैं, जो MP हैं, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया था। अब बात करेंगे कि इस बिल की शुरुआत कब हुई। इस बिल की शुरुआत सन 1996 के आसपास हुई। हम आपको बताएं कि 1996 में प्रमिला दांडवते करके एक महिला थी। इन्होंने ये आपको जो है जनता दल से सांसद थी, इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल बनाया था, और उसके हिसाब से इनका ये कहना था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये खुद जनता दल से बिलोंग करती थी, और आपको बताएं कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, उनके पास इन्होंने ये बातें रखी, और इस पूरे प्राइवेट मेंबर्स बिल को समझने के बाद इन लोगों ने ये किया कि एक पूरी टीम बनाई, और टीम को देश भर में भेजा कि इसके बारे में लोगों को क्या राय है। लोगों से राय लेने के बाद जब ये लोग पहुंची, तब उन्हें पता चला कि हाँ, भारत में वीमेन रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और सन 1997 16 मई को इस चीज़ को लेकर के चर्चाएं होने के लिए लोकसभा में बातें रखी गई कि लोकसभा में बात होगी, लोकसभा में चर्चा होगी। लेकिन लोकसभा में कोई खास चर्चा नहीं हुई, और बिल जो है पास तो दूर की बात, लोगों ने ऐसा विरोध किया कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। चलिए, 1997 में ऐसा हुआ। उसके बाद सन 2008 में फिर ये बातें चलती रही। लोगों ने इसको लेकर के कई सारी बातें कही कि ये बिल पास होना चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन 2008 में फिर से एक दफ़ा UPA गवर्नमेंट के वक्त में, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, तब फिर से एक दफ़ा ये बातें शुरू हो गई कि इस पूरे जो रिजर्वेशन है, वीमेन रिजर्वेशन, इस पर चर्चाएँ होनी चाहिए और इसे पास कराना चाहिए। लगभग 2010 में जो है आपको इस बिल को 9 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया, और राज्यसभा में ये बिल जो है वो पास भी हो गया। इसमें आपको SC ST को रिजर्वेशन देने की बात थी, OBC को समर्थन देने की कोई बात नहीं थी। अब जैसे ही ये राज्यसभा में पास हुआ, बात आई कि लोकसभा में पास की जाए। लेकिन उस वक्त UPA सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार थी, उसका एक अपना गठबंधन था। उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, उसी में आपको राजद भी शामिल थी। इन लोगों ने लोकसभा में समर्थन देने से इनकार कर दिया। इनका ये कहना था कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन समर्थन क्यों नहीं करेंगे, आइए हम आपको वो वजह बताते हैं। इनका ये कहना था कि आप अगर SC ST को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, आपने एक वीमेन रिजर्वेशन बनाया, आपका कहना है कि आप 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे, मतलब 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। लेकिन उस वक्त
जो राजद थी उस वक्त, जो आपको समाजवादी पार्टी थी, उनका यह कहना था कि हमें कोटा विद कोटा चाहिए और ओबीसी आरक्षण चाहिए। मतलब यह कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए, और साथ ही साथ जो आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं उस 33% को आप फिर काटेंगे, उसके अंदर आप रिजर्वेशन पॉलिसी बनाइए और उसके अंतर्गत 33% में आप कुछ परसेंट सीट जो है एससी के लिए, कुछ परसेंट सीट आप एसटी के लिए, कुछ परसेंट सीट आप ओबीसी के लिए करिए। और इस बात से यूपीए सरकार उस वक्त जो है ये पूरे कानून में फेरबदल करने के लिए वो तैयार नहीं हुई, और यही वजह थी कि इन लोगों ने ये साफ कह दिया कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे, वरना अगर आप इस बिल को पास करना चाहेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। यहां तक बात हुई। उसके बाद जो है उस वक्त भी ये बिल पास नहीं हो सका। 2010 में राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन उसके बाद फिर इंतजार की घड़ियां शुरू हुई, और ये इंतजार की घड़ी जो है वो कल जाकर के खत्म हुई। 2023 में आकर के ये पूरे के पूरे मामलात जो हैं वो खत्म हुए। आपको बताएं कि कल ये लोकसभा में पास हो गया है। लेकिन लोकसभा में बिल पास होने से पहले भी बहुत सारी सियासी चर्चाएं हुई। अलग अलग दल के अलग अलग जो नेता हैं उन लोगों ने ये बातें कही कि महिला आरक्षण बिल के अंदर जो है ओबीसी कैटेगरी को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको आरक्षण देने की बात कही। अब मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों कही जा रही है, ओबीसी को आरक्षण देने की बात क्यों कही जा रही है, आइए हम आपको उस पर ये तमाम बातें बताते हैं। अगर बात की जाए आज के दौर में, जो कि कल अगर आप राहुल गांधी का भाषण सुने होंगे तो उन्होंने एक बात बताई कि किस तरह से अगर भारत सरकार को चलाने के पीछे सेक्रेटरीज का हाथ होता है। 90 सेक्रेटरी है भारत में, 90 लोग मिल करके जो है वो देश में देश के का जो बजट है वो बना रहे हैं। बजट में क्या क्या कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ क्या चीजें होंगी, वो तमाम जो लोग, ये जो 90 लोग हैं, ये डिसाइड करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि बैकडोर से सरकार चलाने में, सरकार की मदद करने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। ये देश की तमाम गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं और देश की तमाम जो कह सकते हैं एजेंसीज हैं, तमाम जो अखराजात हैं, तमाम चीज़ों पर इनका ध्यान होता है। और यही लोग मिलजुल करके बजट, पैसे का कहाँ खर्च होगा, उसको डिसाइड करते हैं। इन 90 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ओबीसी से हैं। अब आप सोच सकते हैं कि देश को चलाने वाले 90 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ओबीसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करें, अगर सिर्फ 3 लोग हैं तो, और इन 3 लोगों के पास बजट का सिर्फ और सिर्फ 5% कंट्रोल है, मतलब 5% बजट को ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 95% जो बजट कंट्रोल है वो ओबीसी के हाथ में है ही नहीं। यही वजह है कि लोग ये कहते हैं कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन चाहिए, और रिजर्वेशन का माने ये है कि आपको कोटा विद इन कोटा देना होगा। वहीं अगर बात करें मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उनके 2 नेता अभी आपको संसद में दिखाई देते हैं। एक तो खुद ओवैसी साहब है, दूसरे इम्तियाज जलील है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ ये बात कही कि रिजर्वेशन मुस्लिम महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से 2021 के सेंसस के हिसाब से भी अगर देखें तो लगभग इस देश की 7% महिलाएं जो हैं वो मुसलमान हैं। लेकिन अगर उनके प्रतिनिधित्व की बात करें, संसद भवन में उनके अगर रहने की बात करें तो वो जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.7% है, जबकि आबादी 7% है। ऐसे में क्या उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो AIMIM पार्टी है उनकी भी ये मांग बहुत ही वाजिब है। उनका ये कहना है कि हमारी जो महिलाएं हैं लगभग 50% से ज्यादा अशिक्षित है, आपको तो उन्हें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। इन लोगों का यह साफ कहना है, चाहे वो लालू यादव की पार्टी राजद हो या फिर विपक्ष के जितने भी दल हैं, उन तमाम लोगों का यही कहना है कि इस पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि महिलाओं के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ जो कह सकते हैं जो इलीट क्लास महिलाएं हैं, आप उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप सर्वनों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप अपर कास्ट महिलाओं को मौका दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से जो लोअर कास्ट महिला, अपर कास्ट, लोअर कास्ट का मतलब यहां पर यह हो गया कि जो अशिक्षित महिला है, जो कह सकते हैं कि जो जिन पे जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो लोग जो महिलाएं हैं जो अभी गांव में हैं, जिनके पास उतना मौका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है वो और पिछड़ती चली जाएंगी। और जो सर्वन है, जो अपर कास्ट महिलाएं हैं, वो और भी आगे बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप खुद डेटा निकाल करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के हालात हैं और किनका कितना रेशियो संसद भवन में नजर आता है।
यही वजह है कि ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, अगर मुस्लिम महिलाओं की आप बात करेंगे तो 17 लोकसभा, अभी तक 17 लोकसभा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 25 महिलाएं जो है मुस्लिम महिला चुनी गई हैं, जबकि 690 महिलाएं अभी तक सांसद बनी, जिसमें सिर्फ 25 महिलाएं मुसलमान बन सकी है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये डिमांड है कि भाई महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाए तो आप मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात अगर करें, अगर 1957 की बात करें, 1962 की बात करें, 1991 की बात करें, 1999 की बात करें, तो ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें एक भी वीमेन जो है, मुस्लिम वीमेन जो है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी लोकसभा में सांसद नहीं बन सकी। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसमें चेंजिंग लाने की जरूरत थी, उसमें जो है कोटा बनाने की जरूरत थी, लेकिन इस कोटा को देने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब बात करें कि भाजपा जो सरकार है वो ये कह रही है कि मोदी सरकार ने जो है ये बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने जो है क्या कह सकते हैं महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन बात करें इस पूरे पॉलिसी को लेकर के कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस बिल को बनाने में कौन सी सरकार बहुत ज्यादा अपना योगदान देती है, तो राजीव गांधी के वक्त से ही ये बातें चल रही थी कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाए। अगर बात करें अभी मौजूदा वक्त में तो लगभग मेरे एक आपको बता दें कि 2017 में भी सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप विमेन रिजर्वेशन को लागू करवाइए, लेकिन उस वक्त उनकी बातों को कोई नहीं सुना, उस वक्त जो है उनका मजाक उड़ाया गया। 2018 में राहुल गांधी ने भी लेटर लिखा कि प्रधानमंत्री जी देश में जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुआ, उस वक्त भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी, चुनाव जीतने के बाद भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी, और अब अचानक से चुनाव से 6 महीने पहले इन्हें याद आ गया कि विमेन रिजर्वेशन दी जाए, महिलाओं को जो है आरक्षण दी जाए। अब महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर भी इन लोगों ने आरक्षण के नाम पे बिल तो पास कर दिया, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिलिमिटेशन की बात चल रही है, परसीमन बढ़ाने की बात चल रही है, मतलब यह कि जो लोकसभा के सीट्स हैं उसको बढ़ाने की बात हो रही है कि 180 188 सीट लगभग बढ़ाने की बात चल रही है। जब वो बढ़ेगा तब जाकर के विमेन रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब सेंसस होगा तब रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब अगर इस आधार पर बात करें तो मुमकिन है कि शायद 2029 वरना 2034 में जाकर के ये रिजर्वेशन लागू होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है 2034 से ये 2039 पहुंच जाए। तो अभी तक अगर बात की जाए तो सिर्फ भाषणबाजी के अलावा इस पे कुछ नहीं हो रहा है, बस एक क्रेडिट लेने की बात चल रही है कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, लेकिन महिलाओं को कब रिजर्वेशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये रिजर्वेशन जो है वीमेन रिजर्वेशन, इसका सार अभी यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजी बातें हो गई है, कागज पे ये तो पास हो गया है। हालांकि बहुत सारे दल ने विरोध तो किया, लेकिन जिस वक्त वोट देना था उस वक्त इन लोगों ने वोट में हाँ कर दिया, बिल को पास करवा दिया, ये सोच करके कि चलो भैया हो सकता है कि ये पॉलिसी चेंज करवा करके अगले ही चुनाव से पहले इसे लागू करवा देंगे। लेकिन लागू करवाने की कोई बात सामने तो नजर नहीं आ रही है। जो पेपर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डिमिलिटेशन के बाद ही ये पॉसिबल है। और अगर बात करें कास्ट सेंसस की तो पहले भी सेंसस हुआ, उसका डेटा अभी तक नहीं जारी किया गया। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो संसद भवन में ये बात भी कह दी कि भैया आप उसे जो है वो जारी करिए वरना हम जारी कर देंगे। अगर बात करें बिहार में जब कास्ट सेंसस हो रहा था तो केंद्र सरकार बुरी तरीके से यहाँ की सरकार को फंसा रही थी। यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि क्या जरूरत है कास्ट सेंसस कराने की, लेकिन अभी वही कास्ट सेंसस अगर आप पहले करवा लिए होते, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगर आप पहले करवा लिए होते तो आज आपको ये दिन ना दिखाना पड़ता, ये कहना नहीं पड़ता कि आने वाले वक्त में आप जो है वो रिजर्वेशन लागू तब करेंगे जब आप कास्ट सेंसस करवाएंगे। अगर हो गया होता तो कल के कल ये रिजर्वेशन के तहत ये रिजर्वेशन जो है आप चालू कर सकते थे, आराम से महिलाओं को आरक्षण मिलता। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो ये बात साफ नजर आ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कागज पे बिल तो पास हो गया है, लेकिन अभी इसके लागू होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से आपको याद होगा कि नागरिकता कानून को लेकर के 2019 में खूब हल्ला हंगामा काटा गया, देश भर में न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हुए, और अभी तक उसका कोई लेना देना नहीं है। 2023 हो चुका है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। राजनीति की रोटी सेक करके सत्ताधारी सत्ता में आ गए, और उसी तरह फिर से एक दफा महिलाओं को बेवकूफ बना करके सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। अब वो अलग बात है कि वो सत्ता में आ जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दौर में अगर बात की जाए तो इस बिल का कोई मतलब नहीं बनता है। आप बिल ला करके बस और बस उसे टालने की बात कर रहे हैं। अब वो 2029, 34 या 39 में लागू होगा, इसकी भी अभी तक कोई गारंटी सामने नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में किसी भी वजह से अगर फिर से सेंसस को बढ़ा दिया गया तो ये पूरी की पूरी तरीके से समझ लीजिए कि ये बिल फेल्योर सामने नजर आएगा। बात करें अगर बिहार की, बिहार में पहले से ही रिजर्वेशन पॉलिसीज
चीज़ लगी हुई है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पहले से ही रिजर्वेशन दे रखा हुआ है। बात करें तेजस्वी यादव की, राजद पार्टी की, लालू यादव की पार्टी की, उन्होंने पहले भी इस चीज़ का विरोध किया था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए था, इसलिए अगर नहीं है तो हम समर्थन नहीं देते हैं। आज भी वो ये बात कर रहे हैं, हालांकि उनकी पार्टी ने समर्थन दिया है, लेकिन उनकी ये मांग है कि कोटा विद इन कोटा होनी चाहिए।